स्वागत है एक बार से फिर बच्चों का चैनल में। और देखिए आज जो है एक ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ जो कक्षा 10 से लेकर के सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों तक के लिए, मतलब है तो वो नॉर्मल ही और सभी पढ़ भी चुके हैं, टॉपिक कोई नया नहीं है, लेकिन वो चीज़ उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो कक्षा 10 से लेकर के कंपटीशन तक के लिए है। और जब आप देखेंगे तो हाँ समझेंगे कि नहीं वो है। और वैसे तो मेरा उद्देश्य और मेरा सीरियल मुझे पता है कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चलना है और आर्टिकल अभी हुआ है, नाउन को स्टार्ट करना है। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरह से डिमांड कर देते हैं तो मेरी आदत ये है कि मैं उससे टाल नहीं सकता, क्योंकि मेरी आदत है कि सभी की बात को सुनना और जो कंपलसरी है पहले उसको लेना, जो ज़रूरी चीज़ है। तो अगर कोई चीज़ किसी बच्चे के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो वो भी, और लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि वो सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे कभी कभी होता है कोई भी टॉपिक में लेता हूँ तो मैं ये ज़रूर कह देता हूँ कि ये सारे बच्चों के लिए। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, पर वो ऐसे नहीं होता है। वो ज़रूरी होता है और वो सबके लिए होता है। जिसके लिए होता है वो पक्का होता है, मतलब वो बनावटी नहीं है कि केवल मैंने फॉर्मेलिटी कह दी है कि नहीं वो सारे बच्चे इसको देखें, नहीं, वो सबके लिए होता ही है। तो यहाँ पर मैं आज टॉपिक ले रहा हूँ सिंथेसिस, जबकि सिंथेसिस सीरियल का अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन अब कुछ रिक्वायरमेंट है उसकी। तो जब किसी बच्चे के लिए ये ज़रूरी हो जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा मैं इग्नोर नहीं कर पाता, चाहे आप मेरी मजबूरी समझिए। तो कक्षा 10 से लेकर के और सभी इतने जितनी अपर क्लासेस हैं उन सब के लिए है। तो यहाँ पर देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ और इसको आप अच्छे से देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि उसमें सिंटैक्स है, वो कंपटीशन में भी आता है, फर्स्ट ईयर इंटर के लिए है, और इसके बाद 9th और 10th के लिए भी है। क्योंकि 9th और 10th में भी जो आपका टॉपिक होता है सेंटेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, तो जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस होता है वो पूरा जो है सिंथेसिस पर डिपेंड होता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पे डिपेंड होता है। तो उसको अगर हम, चूँकि समय लगता है और उस चीज़ को गौर से समझना पड़ता है, तब वो समझ में आता है कि नहीं हाँ ये सही बात है। लेकिन नॉर्मली यूं ही ऐसे ही क्लिक किया, इसके बाद टाल दिया, नहीं पढ़ने का मूड अलग है या पढ़ना नहीं कोई चाहता है, ये अलग बात है। लेकिन जो मतलब अच्छे मन से और अच्छे मूड से उसको चाहता है कि मैं पढ़ूं, तो फिर वो उसके लिए उपयोगी ज़रूर है और निश्चित है। तो यहाँ पर देखिए सिंथेसिस का टॉपिक, और ये सिंथेसिस में पार्ट 1 चलेगा। पार्ट 1 इसलिए मैंने लिखा कि वैसे पहले तो सिंपल सेंटेंस रहेगा और सिंपल सेंटेंस को मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि एक बार में तो हो नहीं पाएगा ये, चूँकि ये बड़े टॉपिक होते हैं और इनमें बहुत सारे ट्रिक होती हैं और बहुत सारे क्लूज होते हैं जिनको समझाना पड़ता है। तो हो सकता है पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक फिनिश हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको कंटिन्यू दूंगा। हो सकता है कुछ ब्रेक के बाद, क्योंकि कंपटीशन के लिए भी मुझे डालना है और इसके बाद मेरा जो रियल टॉपिक है नाउन वो भी डालना है। लेकिन मैं आज इसको इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी उपयोगिता भी बच्चों को समझ में आएगी कि क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं ये टॉपिक आ जाए, एक्टिव पैसिव आ जाए या ये चीज़ आ जाए, तो वो अपना टॉपिक दे देते हैं। और मुझे मालूम है कि हर बच्चे की डिमांड मैं एक साथ पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे सीरियल से चलना चाहिए, मुझे कमेंट्स नहीं देखना चाहिए या कमेंट्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो तो ये है कि किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कुछ रीजन्स ऐसे बन जाते हैं जिनको ये होता है कि नहीं वो लेना ही पड़ता है।
तो यहाँ पर सिंथेसिस पार्ट 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सबसे पहले तो हम सेंटेंस को जाने। देखिए बहुत ही मैंने मतलब छोटे रूप में मैंने स्टार्ट किया है। सेंटेंस अगर हम देखें, ठीक, तो सेंटेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं, यानी पूरी दुनिया में ये मानकर चलिए मुख्यतः 4 प्रकार के, मतलब वो जितने भी दुनिया में सेंटेंस हैं वो सब 4 प्रकार के वाक्यों में सिमट जाते हैं। पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। और चौथा है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। अब ये 4 सेंटेंस होते हैं जिनको आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि ये क्या होते हैं, और ये भी जान जाओगे क्योंकि इसमें क्या होता है, मिक्स्ड होता है। इसमें कॉमास लगा करके बहुत सारे फ्रेजेस डाले जाते हैं जो हर तरह का मतलब सेंटेंस मिक्स्ड कर दिया जाता है। क्लॉज भी हर तरह की आ जाती है, तो उसको मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो इस पार्ट को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसको अलग से लेकर के समझाना पड़ेगा। अभी आपको ये 3 पार्ट, और 3 पार्ट में पहले ये तो क्रमशः आएगा। पहले हम सिंपल देखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड, इसके बाद मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस, 1-2 सेंटेंस आपको लिखकर बताना और समझाना पड़ेगा, और वो जान जाओगे। उसका कोई मतलब बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ आता हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सेंटेंस, और देखिए सारे सेंटेंस इन्हीं सेंटेंसेस में आ जाते हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस के अगर हम पार्ट देखें तो सिंपल सेंटेंस के पार्ट आप जानते हो कि सिंपल सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, और इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव और निगेटिव। और इसके बाद हमारा आ जाता है असर्टिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आ जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सभी सिंपल सेंटेंस के प्रकार हैं, मतलब ये जितने सेंटेंस आप पढ़ते हो ये सब सिंपल होते हैं। असर्टिव का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य, बहुत कम बच्चे इसकी हिंदी जान रहे होते हैं। असर्टिव का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य कह देते हैं। इसको कोई लोग सिंपल कह देते हैं, ये सिंपल नहीं होता क्योंकि इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो सिंपल कैसे हो गया, इसको कथनात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्यों से कोई कथन व्यक्त होता है या फिर ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें से सूचना देने की कोई विधि होती है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इससे यह पता चल रहा है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इस तरह से इसमें दोनों सेंटेंस शामिल होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जब अफर्मेटिव निगेटिव होता है तो इसको केवल सिंपल सेंटेंस कहना उचित नहीं है, इसलिए इसको विधि सूचक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। और कथन 2 प्रकार के इसमें आ गए, एक आ गया स्वीकारात्मक, एक आ गया नकारात्मक। तो यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव। फिर चलता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं, एक यस नो टाइप, एक WH टाइप। फिर इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में भी अगर आप मान कर चलें तो ये इसके भी एक प्रकार होते हैं, जो सिंपल इंपरेटिव होते हैं, दूसरा लेट वाले होते हैं। फिर इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब कामना सूचक वाक्य, अर्थात जिनमें किसी न किसी चीज़ के लिए कामना की जाती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय सूचक वाक्य। तो विस्मय मतलब जिन वाक्यों से किसी हर्ष, विषाद, शोक, प्रसन्नता आदि का भाव प्रकट होता है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस के प्रकार हैं। तो मैंने शॉर्टकट में लिया है। फिर कभी सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के पार्ट्स ये भी पढ़ना है आपको, जो एक हाई स्कूल का लेवल होता है जिसमें हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ते हैं, तो उसको भी किसी दिन मैं ले लूँगा।
तो अभी आपको जो है, चूंकि मैंने सिंथेसिस उठाया है, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। सिंथेसिस जोड़ना या मिलाना या मिश्रण करना, वो होता है सिंथेसिस। जैसे कोई इसी से बनता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मिलावटी होता है, तो वो सिंथेटिक। तो मिलाना मतलब मिश्रण करना, जोड़ना, इसका सिंथेसिस का मतलब होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल बनाते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें मिलाने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। तो सबसे पहले सेंटेंस हमने देखा, 3-4 प्रकार के सेंटेंस हुए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, और फिर मिक्स्ड सेंटेंस। हमने यहाँ पर पहला उठाया सिंपल सेंटेंस। अभी आपने सिंपल सेंटेंस के प्रकार देखे, असर्टिव सेंटेंस जिसके 2 पार्ट, अफर्मेटिव और असर्टिव, अफर्मेटिव निगेटिव, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, और इसके बाद इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, और फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी। अब सिंपल सेंटेंस को हम देखते हैं। सिंपल सेंटेंस को 8 प्रकार से बनाया जाता है। 8 प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इससे पहले कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहले ये जान लें सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, ये मानकर चलिए। बहुत ही देसी और शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ, कोई इंग्लिश की डिफिनीशन नहीं है, कोई उसका लॉजिक नहीं दे रहा, बिल्कुल सीधे सारे बच्चों को डायरेक्ट समझ में आएगा। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब उन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी जिनको फाइनाइट वर्ब पता नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब देखिए, पहले फाइनाइट वर्ब समझ लीजिए, क्योंकि फाइनाइट वर्ब बहुत होती हैं, वर्ब बहुत होती है। वर्ब एक ही होती है फिर भी बहुत होती है, क्योंकि उसके रूप बहुत हो जाते हैं। रूप बहुत होने का मतलब जैसे आदमी एक होता है, लेकिन स्थान बदलने पर उसका नाम बदल जाता है। जैसे एक ही आदमी है, वो किसी का पिता है, वह किसी का भाई है, वह किसी का मित्र है, वह कहीं व्यवसाय करता है तो दुकानदार है, वह पढ़ाता है तो अध्यापक है, ससुराल गया दामाद है, कहीं और रिश्तेदार में गया कहीं फूफा है कोई मौसा है। आदमी एक ही है, तो रिलेशन के हिसाब से उसके नाम बदल जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि वर्ब एक ही होती है, लेकिन वर्ब के प्रकार बहुत हैं। जैसे मान लीजिए हो गया वर्ब है, और वर्ब आपने पढ़ा, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा आपने, लिंकिंग वर्ब पढ़ा, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा। इसके बाद रेगुलर वर्ब उसी में से होती है, इरेगुलर वर्ब उसी में होती है, स्टैटिक वर्ब भी उसी में होती है, कॉग्नेट वर्ब उसी में होती है। ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब भी उसी में होते हैं, और इसी तरह से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी उसी में होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब वो है जिससे टेंस का बोध होता है, अर्थात वो वर्ब जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें ये टेंस है। फाइनाइट वर्ब वो फाइनाइट वर्ब। और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, और यही सिंपल सेंटेंस की पहचान है। दूसरी पहचान ये कह सकते हो कि सिंपल सेंटेंस में किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। मैं फिर रिपीट करता हूं, फाइनाइट वर्ब वो होती है जिससे हमें सेंटेंस का पता चलता है। एज एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हम कहते हैं ही वेंट टू सी द ताज। यहां पर ये लिख दिया मैंने, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, लेकिन टेंस की पहचान इससे हो रही है, इससे नहीं हो रही है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट हो गई। मतलब जिससे टेंस की पहचान होगी वो फाइनाइट वर्ब है, जिसको हम लिमिटेड वर्ब कहते हैं, जो अपने कर्ता के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार चलती है। अर्थात नंबर पर्सन जेंडर ये बदलता है तो ये भी बदल जाती है, और टेंस के अनुसार भी चलती है। टेंस बदलेगा ये वर्ब बदलेगी, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप आई कर दोगे, आई वेंट टू सी द ताज, पर ये ऐसे रहेगा। इसका टेंस बदल दोगे, आई एम गोइंग टू सी द ताज, तो एम गोइंग हो जाएगा आई के आधार पर, लेकिन टू सी द ताज वही रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चलूंगा, क्योंकि जिस समय इनका एक्सप्लेनेशन आता है तो बहुत सारा होता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन चूंकि समय उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ कॉमनली ज़्यादातर बच्चे समझते हैं, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब मैंने बता दिया जिसकी सीमा होती है, अर्थात जो सीमित वर्ब होती है, लिमिटेशन होती है यानी लिमिट होती है, और वो अपने कर्ता के नंबर पर्सन एवं जेंडर के आधार पर चलती है, ठीक, और टेंस के आधार पर भी चलती है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो होती है वो वाक्य में पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, टेंस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कर्ता के नंबर पर्सन और जेंडर का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट होगी। फाइनाइट वर्ब के प्रकार भी होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे करके उसके प्रकार भी होते हैं। और नॉन फाइनाइट के प्रकार भी जानते होंगे, जैसे इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट के प्रकार हैं। फिलहाल सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है।
जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर के हमको एक ऐसा वाक्य बनाना है जो तीनों सेंटेंसेस से दोनों सेंटेंसेस का अर्थ आ जाए, लेकिन फिर भी वो सिंपल रहे, अर्थात वो एक ही फाइनाइट वर्ब लेकर आवे, वो सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस ही बनाना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। नाम सिंपल होता है लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। सिंपल सेंटेंस को हम 8 प्रकार से बनाते हैं। नंबर 1 मतलब यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। नंबर बी यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसके बाद चौथा है डी यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड और नाउन। में एक ऐसा प्रयोग करना है जब जिरंड या नाउन के आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके करना है। इसके बाद ई नंबर है आपका, इसके बाद नाउन केस, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, इसका प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। इसके बाद एफ नंबर यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसके बाद है आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसके बाद आपका आ गया लास्ट वाला कंजंक्शन, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। ये आपके 8 प्रकार। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड और नाउन, नाउन या जिरंड के आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। इसके बाद नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन सिचुएशन में हमें नाउन फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। और यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। और कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर, देखो एंड केवल लिखा, कंजंक्शन बहुत होते हैं। अब ये भी मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं आता, हाँ तो बिल्कुल नहीं आता, पक्का नहीं आता। पर कंजंक्शन सिर्फ कंजंक्शन ये नहीं कि क्लॉज को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो होता है जो शब्दों को जोड़ता है और शब्दांशों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को और इसके बाद वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पर अगर क्लॉज को जोड़ेगा तो सिंपल नहीं बनेगा, लेकिन अगर शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ता है तो सिंपल बनेगा। तो यहाँ पर वही चीज है, जैसे आपने लिख दिया राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, और फिर लिख दिया आपने श्याम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग। अब वो कहता है इन दोनों को मिलाकर के एक सिंपल बनाइए, तो आप यही तो लिखोगे, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, यही लिखा जाएगा और यही बन गया आपका सिंपल। एक ही फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंड से जुड़े वो शब्द जुड़े हैं, वो वर्ड्स जुड़े, 2 शब्द जुड़े हैं, क्लॉज नहीं जुड़ी है। और क्लॉज नहीं जुड़ी है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है। तो इस तरह से एंड आएगा जहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 8 प्रकार हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो मेरा एक दिन मूड बना था कि मैं पार्टिसिपल है, क्लॉज है, फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सभी ग्रामेटिकल टर्म्स ले लूँ। और मेरे पास पूरी तरह से वो सीरीज़ बिल्कुल तैयार भी है कि मुझे ये लेना है, उसका टाइम टेबल भी है।
लेकिन अब चूंकि मैं लेने वाला था, लेकिन ये पता चला कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो फिर मैंने वो कैप्स पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। और इधर ये रिक्वायरमेंट हो गई कि थोड़ा सिंथेसिस ले लिया जाए, तो चलिए मैंने फिर सिंथेसिस ले लिया। हालांकि वो ग्रामेटिकल टर्म्स मैं किसी न किसी दिन दूंगा, पढ़ाने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन ये है सिचुएशन कि एक दिन में एक ही क्लास हो पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर पास्ट ये यूजिंग पार्टिसिपल, तो अब इन 8 प्रकार में से आपका सारे सेंटेंस एक साथ तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि हम पहले यहाँ पर देख लें कि पार्टिसिपल, चूंकि पार्टिसिपल का प्रयोग बहुत मस्ट है, और इसमें से जो तीन टॉपिक जो हैं, एक पार्टिसिपल का और एक है आपका तीसरा नंबर था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हो गया, एब्सोल्यूट का, और इसके बाद आपका जो डी नंबर आता है वो है जिरंड या नाउन के आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक, ये 3 पार्ट जिसको आ गए, 3 पार्ट सिंथेसिस में जिसने बना लिए, और सबसे ज़्यादा ये मैटर टफ है, जबकि है सिंपल, छोटी सी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। और ये जिसको आ गए 2 टॉपिक यानी 3 टॉपिक, समझो सिंथेसिस पूरा आ गया। पूरा सिंथेसिस मतलब समझ रहे हो, सिंपल भी आ गया, कॉम्प्लेक्स भी आ गया, कंपाउंड भी आ गया। अर्थात इन तीनों टॉपिक में जो कठिन है वो यही 3 टॉपिक कठिन है, बाकी आगे कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कुछ ज़्यादा मतलब कठिन चीज़ नहीं रह जाती है, वो सिंपली आती चली जाती है थोड़ा से प्रैक्टिस के बाद। पर यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रम बच्चों को होता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी होती है और अच्छे से लेकर चलनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम पार्टिसिपल देखें तो पार्टिसिपल आपका, पहले देखो पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले हमें सबसे पहले पार्टिसिपल को समझना पड़ता है। और मैं अगर डायरेक्ट बता दूंगा तो यही होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल सभी जानते हैं 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बाद दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें बहुत सारे बच्चे देख चुके होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चे। फिर भी मैं समझता हूँ कि अब इस क्लास को एक बार ज़रा पढ़कर देख लीजिए, शायद आप ये समझेंगे कि नहीं ये क्लास सबसे डिफरेंट है। लेकिन ये है कि थोड़ा धैर्य आपको रख करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये ना समझिए कि नहीं जल्दी से हम टॉपिक में पहुँचें, क्योंकि जब ये चीज़ समझ लेंगे तो जिस समय आप टॉपिक में पहुँचेंगे तो पढ़ने का आनंद मिलेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है ये, और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और ये जो होता है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या फिर कभी कभी हैविंग प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये है तीनों पार्टिसिपल के रूप जिसे आप देख रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल ये जो पार्टिसिपल होता है वो वाक्य में एडजेक्टिव और या फिर एडवर्ब का काम करता है। मतलब जिस समय ये सेंटेंस में आता है तो या तो एडजेक्टिव का काम करेगा और या फिर एडवर्ब का काम करेगा। देखिए एक पॉइंट उठाने पर दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब ये कैसे आप जानोगे कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि एडवर्ब काम कर रहा है, अथवा वो वाकई में एडजेक्टिव का काम करता है या नहीं करता है, ये चीज़ समझने वाली है बात है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने देखा कि सीइंग ए लायन, हमने कह दिया ही रैन अवे। सभी सेंटेंस बच्चे ज़्यादातर कॉमन ये चीज़ आप देखते होंगे और ये चीज़ कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर शायद ही इस बात पर आपने थोड़ा सा रिसर्च किया हो कि नहीं ये एडजेक्टिव होता है कि नहीं और एडवर्ब होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है कि नहीं और पार्टिसिपल होता है कि नहीं। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से केवल पार्टिसिपल ही नहीं बनता, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड भी बनता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका जीरंड भी बनता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जब दोनों का रूप एक होता है तो वो कहाँ पर जीरंड है और कहाँ पर पार्टिसिपल है, अर्थात जीरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं ये भी ले लेता हूँ। मतलब सिंपल सेंटेंस पढ़ने के लिए एक ऐसी ग्राउंड तैयार करनी पड़ती है कि जिस समय सिंपल स्टार्ट होता है तो उस समय आपको बिल्कुल भी आराम से समझ में आता है। ये लगता ही नहीं है कि हमने कोई ऐसा टॉपिक उठा रखा है जो पूरी ग्रामर में, मतलब डायरेक्ट नरेशन से और सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स से ले करके अगर हम देखें तो सबसे कठिन टॉपिक यही है सिंथेसिस। जिसको सिंथेसिस आ गया उसको चारों टॉपिक आ गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ इसको कि ये है, और यही चीज़ नहीं समझ में आती तभी बच्चे जो है ग्रामर में या कॉमन एरर्स में या सिंटैक्स में स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो अगर बराबर जुड़े रहोगे तो एक दिन ये बात प्रूव हो जाएगी कि नहीं, हाँ ये चीज़ शायद समझ में आ रही है। तो यहाँ पर पार्टिसिपल देखिए, सीइंग ए लायन ही रैन अवे। जब हम सेंटेंस देखते हैं कि ही सा ए लायन, दूसरा होता है ही रैन अवे। कितनी बार ही इस सेंटेंस को बच्चों ने बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, और देखिए ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको आता नहीं, बल्कि आता है, लेकिन कैसे आता है, आना कैसे चाहिए, ये चीज़ समझनी है, क्योंकि सिर्फ एक ही सेंटेंस नहीं होता। तो सीइंग ए लायन ही रैन अवे, तो यहाँ पर देखिए ही सा ए लायन ही रैन अवे। अभी सिंपल सेंटेंस हम बनाना बाद में सीखेंगे, उसके क्या पॉइंट्स होते हैं, पर अभी हमें पार्टिसिपल समझना है। तो इसको जोड़ा जब जिस समय सीइंग ए लायन ही रैन अवे, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करता है कि एडजेक्टिव का काम करता है, तो एक बार आप चक्कर में पड़ जाओ कि हम क्या बताएं कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। शायद आपका यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। क्यों कहता है कि सीइंग ए लायन, ये पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, यहाँ पर किसी भी टेंस का बोध नहीं होता। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब आपकी ये है। टेंस की पहचान यहाँ से होती है, ना कि यहाँ से, जबकि वर्ब ये भी और वर्ब ये भी है। और इस बात से सिद्ध होता है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। तो जब ये सिद्ध हो जाता है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी सिद्ध हो जाता है कि आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब आती है। तो यहाँ पर हो गया सीइंग ए लायन ही रैन अवे। तो अब देखते हैं कि एडवर्ब है कि नहीं। तो सीइंग माने देखकर, देखकर मतलब एक शेर को देखकर, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। एक शेर को देखकर क्या किया, मतलब वो भागा। एक शेर देखकर वो भाग गया। तो एक शेर को देखने के बाद जो एक्टिविटी हुई वो क्या हुई, भागने की हुई। भागना क्या है, वर्ब है। तो ये जो पूरा फ्रेज है सीधे जाकर इस पर असर डालता है, और ये है वर्ब, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। तो सीइंग ए लायन, एक शेर को देखकर, देखकर क्या हुआ, भाग गया, अर्थात देखकर ये काम शुरू हुआ, यानी भागना शुरू हुआ। और भागना है वर्ब। तो जब वर्ब को कोई फ्रेज या कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज, कोई भी तत्व, कोई भी शब्द, अगर कोई भी फ्रेज जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो फिर वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर जो सीइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, लेकिन ये आपका एडवर्ब है। तो चलिए अब एडवर्ब हो गया। अब देख लीजिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए पहले क्या होता है। एडजेक्टिव जब देखेंगे तब आई सा ए गर्ल, शी वॉज, इसको थोड़ी देर के लिए कम कर देता हूं, शी वॉज डांसिंग। मैंने एक लड़की देखी वो नाच रही थी। अब देखिए इसको बनाते क्या है, डांसिंग, डांसिंग आई सा ए गर्ल, ऐसा तो होगा नहीं। आपने अगर ये बना दिया कि डांसिंग आई सा ए गर्ल, कुछ बच्चे होते हैं जो ऊट पटांग सेंटेंस मन में सोच लेते हैं, नाचते हुए मैंने एक लड़की, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम नाच रहे हो, अर्थात ये गलत सेंटेंस। यहाँ पर ये इसका प्रयोग ही गलत है। सेंटेंस बनेगा आई सा ए गर्ल डांसिंग। और एक कोई ऐसा भी हो सकता है जो बना देगा आई सा ए डांसिंग गर्ल। तो आपका सिंथेसिस जो इस हिसाब का, जो इसको हमें जोड़ना है, तो ये जो सिंथेसिस है आपका, जिसको हमें एक सही प्रॉपर सेंटेंस जोड़ना चाहिए सिंपल में, वो आपका ये सही है और ये आपका गलत है। जबकि बहुत सारे बच्चे इसको भी सही मान लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने एक लड़की देखी वो नाच रही थी। तो जिस समय आपने देखा उस समय नाच रही थी,
ये नहीं कि हमेशा नाचती हूँ, जबकि ये एक पार्टिकुलर क्वालिटी बन जाती है, ये एक परमानेंट क्वालिटी बन जाती है। और इससे ये होता है कि मैंने एक नाचने वाली लड़की देखी, जैसे डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल का मतलब ये नहीं है, जैसे हम कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। तो यहाँ पर भौंकने वाले कुत्ते उसी सेंस में ये दिया है डांसिंग गर्ल। मैंने एक नाचने वाली नहीं है, वो नाचने वाली नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने देखा तब वो नाच रही थी, तो इसका प्रयोग बाद में किया जाएगा। आई सा ए गर्ल डांसिंग, मैंने एक लड़की को नाचते हुए देखा। तो आपका सेंटेंस ये सही है, सिंथेसिस बेस पर ये सेंटेंस गलत है, पहले तो ये समझिए। दूसरा, अब हम देखते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो देखिए, डांसिंग माने नाचते हुए, और नाचते हुए किसको देखा आपने? लड़की को। नाचते हुए कौन? यानी लड़की। तो नाचती हुई लड़की, नाचने वाली नहीं, नाचती हुई लड़की आपने देखी, अर्थात आपने एक लड़की को नाचते हुए देखा। तो ये डांसिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर गर्ल क्या है? नाउन, और ये नाउन को क्वालिफाई करता है। डांसिंग किसकी क्वालिटी है? लड़की की। और जब लड़की, डांसिंग इस लड़की को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो फिर ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ भी है और सीइंग में भी था, लेकिन वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था इसलिए वो एडवर्ब था, और ये इसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले सिंथेसिस की ये बात है कि आप पहले ये समझिए कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से करता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट में कि जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है। जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर, जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर। देखिए, मैंने पहले कह दिया है कि ये चीज़ आपको एक दिन में नहीं मिल पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जीरंड जो होता है वो नाउन का काम करता है, जीरंड नाउन का काम करता है। और पार्टिसिपल अभी अभी मैंने आपको बताया, बल्कि अभी लिखा भी है, पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव और या फिर एडवर्ब का कार्य करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से दोनों बनते हैं, लेकिन जीरंड तब होगा जब वो नाउन का काम करेगा, और पार्टिसिपल तब होगा जब वो एडजेक्टिव व एडवर्ब का काम करेगा। तो अभी आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब का रोल देख लिया, अब जरा जीरंड का रोल देख लो। जैसे हम ये कहते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक। अब यहां पर कह रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना मतलब टहलने वाला कोई काम। अब काम क्या होता है? नाउन होता है। कैसे? मतलब नाउन की पूरी डिफिनेशन ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था, कार्य तथा समय के नाम को संज्ञा कहते हैं। समय के नाम को संज्ञा कहते हैं, कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं, और गुण, भाव, दशा, अवस्था जितने भी होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वॉकिंग एक काम है जो कोई आदमी करता है अपना टाइम से, तो वॉकिंग एक उसका वर्कआउट हो गया। तो यहाँ पर हो गया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट वही बनता है जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वर्ब है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, और ये इसका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अगर क्वालिफाई करता तो ये पार्टिसिपल होता है, अगर वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता तो वो पार्टिसिपल होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पर ये जीरंड है। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, आई सा एन ओल्ड मैन वॉकिंग, मैंने एक बूढ़े आदमी को टहलते हुए देखा। आई सा एन ओल्ड मैन वॉकिंग, तो ये वॉकिंग माने टहलते हुए। कौन टहलते हुए? आदमी। ये देखिए एडजेक्टिव है, जो कि इसी का एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। वॉकिंग शब्द दोनों है एक, दोनों में आईएनजी है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, यानी ये जीरंड है, और ये यहाँ पर आपका इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये वॉकिंग जो विशेषता है, ये आपके यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ पर जो सिचुएशन है, वो इस आदमी की है। आपने एक आदमी तो देखा, लेकिन किस हालत में देखा, अर्थात उसकी खासियत क्या थी, यानी उसकी विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि वो टहल रहा था। तो जब विशेषता वॉकिंग थी तो किसकी है विशेषता?
आदमी की। तो जब आदमी की विशेषता ये हो गई तो ये एडजेक्टिव नहीं हो गया। तो ये देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेकिन है पार्टिसिपल। तो इस तरह ये पार्टिसिपल और जिरन में अंतर हो गया। तो चलिए मैंने काफ़ी जल्दी इसको कवर किया, और अगर तुम जुड़े हो, बराबर देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो ज़रूर तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। बाकी आप कमेंट करके उस चीज़ को बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पार्टिसिपल आपने 3 प्रकार का देखा। तो जब पार्टिसिपल 3 प्रकार का देखा आपने, कौन कौन सा? एक प्रेजेंट देखा, एक पास्ट यहाँ पर लिखा था मैंने, और एक परफेक्ट देखा। ये 3 प्रकार का, और तीनों प्रकार से आपको इनका इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तीनों का पता होना जरूरी है। मैंने कहा था ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और ये इसका जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या फिर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? पार्टिसिपल से जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी सबसे ज़रूरत की चीज़ ये है समझना कि प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक हो। पॉइंट्स देखिए, प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि दोनों या जितने भी कार्य हो रहे हो, दोनों कार्य लगभग एक साथ हो, एक साथ होना चाहिए। ये 2 पॉइंट अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके बना लोगे। ये पहला पॉइंट है, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब पार्टिसिपल तीनों जो यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका बेसिक फार्मूला तो यही है, बाकी कुछ डिफरेंट फार्मूला भी इसके अंदर मिलेंगे आपको, लेकिन पहले आपको यही दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो, दोनों का कार्य लगभग एक साथ हो। तो दोनों का कार्य लगभग एक साथ हो तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। और अगर एक कार्य पहले हो, अगर एक कार्य हो चुका हो, एक कार्य हो चुका हो, तब दूसरा प्रारंभ हो, तब दूसरा प्रारंभ हो तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब देखना, ये दोनों पॉइंट प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बचता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का नियम यह होता है कि जब पहले वाक्य में कोई नाउन आ रहा हो, पहले वाक्य में कोई नाउन आ रहा हो और उसकी विशेषता बताने वाला आगे कोई पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव दिया हो, तो बस उस एडजेक्टिव को उठा करके आगे लगा देते हैं। उसका नियम ये है। तीनों के एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिख दिया जाए पहला एग्जाम्पल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जैसे हम कहते हैं ही went to the garden, he plucked flowers। ठीक, ये ले लिया। इसके बाद देखिए अब इसको बनाना है। प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक है। पहली बात, प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक है और दोनों कार्य लगभग एक साथ हैं। मतलब बाग में जाना और फूल तोड़ना। भाई बाग में जाकर फूल तोड़ना है तो बाग में गया, उसने फूल तोड़े, तो बस बाग में जाना और फूल तोड़ना अर्थात लगभग ये काम एक साथ है। तो यहाँ पर जिसका सिंथेसिस बनता है उसका बनेगा गोइंग टू द गार्डन ही प्लक्ड फ्लावर्स, ही प्लक्ड फ्लावर्स। अब इसमें इसी को हमने पार्टिसिपल क्यों बनाया? क्योंकि इसका एक नियम होता है कि इसमें 2 कार्य हो रहे होंगे, फिर भी हम उस वर्ब को पार्टिसिपल फॉर्म में लेते हैं जो कार्य को पहले होना दर्शाती है। तो यहाँ से ये पहले होना दर्शा रहा है और ये बाद में, इसलिए हमने यहाँ पर गोइंग पहले लिया। तो गोइंग टू द गार्डन, अब ये आपका फ्रेज बन गया और ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है। ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इससे किसी टेंस की पहचान नहीं होती है।
इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ इससे टेंस की पहचान होती है, इसलिए एक ही फाइनाइट वर्ब है इसमें से और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, अतः ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद हम एक सेंटेंस देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे हम यहां पे लिख दें आई सा ए हट, ठीक, फिर लिख देंगे इट वॉज बर्न्ड। मैंने एक झोपड़ी देखी, ये जली हुई थी। मैंने एक झोपड़ी देखी, ये जली हुई थी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो जिसकी बात दूसरे वाक्य में की गई हो। तो दूसरे वाक्य में जो बात की गई है और उसकी जो खासियत बताई गई है उसको उठाकर उस नाउन के आगे रख देते हैं जिसकी वो खासियत बता रहा है या जो शब्द खासियत बता रहा है। तो यहाँ पर आई सा ए हट, या ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। अब इसमें जो बात की गई इस वाक्य में वो इट वॉज बर्न्ट माने ये जली हुई थी। तो ये जली हुई थी किसके बारे में बात की जा रही है? वो झोपड़ी के बारे में की जा रही है, ना कि इसके बारे में। इसके बारे में नहीं की जा रही है, वो झोपड़ी के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। चूंकि बर्न माने जलना तो बर्न्ट माने जला हुआ, ये बन जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल का एक खास पॉइंट है जो मैं बाद में लूंगा, तो इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो बन जाएगा आई सा ए बर्न्ट हट, मतलब मैंने एक जली हुई झोपड़ी देखी, मैंने जली हुई झोपड़ी देखी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये एक सेंटेंस हो गया। तमाम ऐसे सेंटेंस होते हैं, ही वॉज ए रिटायर्ड टीचर, आई सा ए डेड डॉग, ऐसे करके बहुत होते हैं। दीज आर द फेडेड फ्लावर्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस तुमने पढ़ रखे हैं जो पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। इसके बाद देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल में देखो जैसे होता है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, और फिर कर देंगे ही वेंट होम, ही वेंट होम, उसने अपना कार्य समाप्त किया, वह घर चला गया। तो यहाँ पर देखिए एक कार्य समाप्त होना ये दिखाता है, ये काम पूरा समाप्त हो जाता तब ये दूसरा काम प्रारंभ होता है। अर्थात वो अपना काम समाप्त करते करते घर नहीं गया, वो काम अपना समाप्त करते, जैसे हम कह दें कि ही वेंट अप द हिल और ही सा ए ब्यूटीफुल सीन, वो पहाड़ी पर गया, उसने एक सुंदर दृश्य देखा। तो देखिए पहाड़ी पर जाना और सुंदर दृश्य देखना लगभग एक साथ, बस जाना और दिखाई पड़ना एक साथ है, जबकि यहाँ पर एक साथ नहीं है कि उसने काम किया और घर पहुंच गया। ये काम करते करते घर पहुंच गया, पहाड़ी पर जाते जाते उसने सुंदर दृश्य देख लिया, ये संभव है, पर पूरा करते करते घर पहुंच गया ये संभव नहीं है। जब ये समाप्त कर दिया है तब यहाँ जाने वाला काम शुरू हुआ है। तो यहाँ पर बनेगा गोइंग अप द हिल ही सा ए ब्यूटीफुल सीन, अर्थात दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका है फिनिश्ड, तो इसमें आपका प्रयोग होगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और फिर कर देंगे ही वेंट होम। देखो इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अगर मैं सारे पॉइंट्स ले रहा होता तो संभवतः मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो आप यही कहते कि सर ने इधर उधर करके मतलब समय निकाल दिया और सिंथेसिस तो बताया नहीं। फिलहाल मैंने पार्टिसिपल वाला सिंथेसिस बता दिया, लेकिन आप ये समझ लो कि ये पूरा विस्तृत नहीं है। जिस समय आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ोगे और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों पार्टिसिपल पढ़ोगे, तो ये समझ लो कम से कम 2 वीडियो बनेंगे, सिर्फ पार्टिसिपल के बनेंगे। लेकिन मैं इसको लूंगा क्योंकि ये टाइम पे जब आएगा तब मैं लूंगा। लेकिन अभी मैंने ये शॉर्टकट में तुमको तीनों सेंटेंस बताए हैं, और इसमें यही है, सेंटेंस विभिन्न प्रकार के हैं, बहुत ज़्यादा है। तो आज यहीं तक, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में लेता हूँ, और इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना है। फिर मैं चल करके आगे आपको दूसरा नियम लूँगा। लेकिन पार्टिसिपल आपका ख़त्म नहीं हुआ। पार्टिसिपल में ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक बार अगर आप जुड़े रहोगे और देखोगे तो एक बार आपको आश्चर्य जरूर होगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो अभी मैंने बेसिक लिया, बिल्कुल बेसिक, इसलिए कि आपको ये लगे कि नहीं हाँ एक सेंटेंस पूरा हो गया। बाकी अभी इसका अध्ययन बहुत डीप है,
लेकिन मैं अगले वीडियो में लूँगा। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक जय हिंद, जय भारत।